हाय फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का डिस्कशन लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। अभी तक जो भी स्टूडेंट इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए, और नए लोग जो भी चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें। वहीं पर आपको पीडीएफ डाला जाता है, ये आपको क्या पढ़ना है और कौन सा सेट बनाना है। तो यानी जो भी इन्फॉर्मेशन होता है आपको टेलीग्राम में ही डाल दिया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लेंगे। जो मेरा डेली लाइव ग्रुप डिस्कशन 7 बजे चलता है, आप उसमें अवश्य भाग लें, क्योंकि आप उसमें अगर भाग लेते हैं तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। उसमें बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको जीके का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे बातों को समझ गए होंगे और आप ज़रूर जुड़ते होंगे। आप जुड़िए कंटिन्यू। अगर आप 4-5 महीना ऐसे करते हैं तो आपका जीके और जीएस की और करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। किसी भी एग्ज़ाम में जाइएगा तो आप अच्छा करके आइएगा इस पर्सन में, और उतना ही मेहनत आपको मैथ रीजनिंग पर करना है। कल ग्रुप डी का सेकंड फेज का भी एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया है और आप लोग देख लिए होंगे भी। मैं कल बता भी दिया हूं आपको लाइव ग्रुप डिस्कशन में, और फिर भी मैं बता दे रहा हूं। इलाहाबाद का आ गया है, आपको जबलपुर का आ गया है, जयपुर का आ गया है, बिलासपुर के आ गया है, और एक आपको साउथ ईस्टर्न कोलकाता का आ गया है। तो इसमें जिसका जिसका है वो लोग आप देख लें, और उसके बाद जिनका अगले फेज में है वो लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी करें। और फर्स्ट फेज वाले का तो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, 5 दिन के बाद एग्ज़ाम उनका चालू हो जाएगा। तो उन लोग काफ़ी ज़्यादा रिवीजन करें, आपको एग्ज़ाम में उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए मैं इस सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आकस्मिक निधि का वर्णन 302 इसका आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यानी कि 267 में आकस्मिक निधि की बात किया जाता है, और 266 की बात करेगा तो संचित निधि की बात किया जाता है। आकस्मिक निधि से धन राष्ट्रपति संसद की अनुमति से निकाल सकता है। अनुच्छेद 252 की बात करें, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की शक्ति संसद को है। अनुच्छेद 252 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने की विधि संसद को शक्ति है। और 352 आपको राष्ट्रीय आपात 3 बार अभी तक लगा है, आपको 1962 में, 1971 में और 1975 में। अनुच्छेद 368 की बात करें तो 368 में आपको संविधान संशोधन की बात कहा गया, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और भाग 20 में है। तो इस तरह मैंने चारों ऑप्शन के जैसे आपको डिस्कशन करता हूं। अगर आपको इसमें जो चीज़ अच्छा लगता है अपने नोटबुक में आप ज़रूर नोट करें। सेट बनाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, जब तक आप उसका अच्छे से डिस्कशन नहीं करते हैं तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अच्छे से आप डिस्कशन करते हैं तो आपसे क्वेश्चन गलत होने की काफ़ी कम संभावना रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, लाहौर के किला का निर्माण किसने किया था? लाहौर के किला का निर्माण किसने किया था, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो लाहौर का किला का निर्माण आपको ऑप्शन ए अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर की बात करें तो 1542 में अकबर का जन्म हुआ था, 15 अक्टूबर 1542। जहांगीर का मकबरा आपको लाहौर में है, और शाहजहां की मकबरा आगरा में है। औरंगजेब की मकबरा दौलताबाद में है। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेना थे, और औरंगजेब को जिंदा पीर के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ था? तो राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव को पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि
1952 में राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव हुआ था, लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति जब राजेंद्र प्रसाद बने थे तो 1950 में ही उनको राष्ट्रपति चुन लिया गया। और विधिवत रूप से चुनाव जब पूछेगा तो आपको 1952 में हुआ था और राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 तक यानी कि 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे और सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं, जो कि सिवान के जीरादेई के हैं, जो सिवान आपको बिहार में पड़ता है। 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ था, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था और 1954 से आपको भारत रत्न को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पिन जोन कितने में विभाजित किया गया है, मतलब भारत में कितने पिन जोनों में विभाजित किया गया है, इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 8 यानी कि ऑप्शन सी, 8 पिन जोन में भारत को विभाजित किया गया। जैसे बिहार का पिन कोड 8 से शुरू है, दिल्ली का कोड 011 से है, मुंबई का 022 से है, आपको कोलकाता का 07 से है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप महानगर का जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है, इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है। इंसुलिन में आपको ऑप्शन डी यानी कि लोहा का अंश होता है और लोहा का संकेत Fe होता है। तांबा का आपको Cu होता है जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है और मैग्नीशियम का Mg होता है और फास्फोरस का आपको P होता है। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा उसका वायुमंडलीय दाब घटेगा। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब किया गया था, सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब किया गया था। तो मैं इस क्वेश्चन को रात लाइव ग्रुप डिस्कशन में आप लोगों के सामने इसका डिस्कशन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 20 अक्टूबर 1862 को सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, जब भारत और चाइना के बीच युद्ध चल रहा था। और दूसरा आपको पूछेगा तो 1971 में किया गया था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। और तीसरा जब पूछेगा तो तीसरा आपको 26 जून 1975 को जो सशस्त्र विद्रोह हुआ था वो तीसरा बार लगा था राष्ट्रीय आपात। क्वेश्चन नंबर 8, वान झील कहाँ पर स्थित है, वान झील कहाँ पर स्थित है। तो वान झील आपको ऑप्शन ए यानी कि तुर्की में है। कनाडा के राजधानी ओटावा है। क्वेश्चन नंबर 9, मादक पेय पदार्थ कौन सा तत्व में पाया जाता है, मादक जो पेय पदार्थ है यह कौन सा तत्व में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मादक पेय पदार्थ आपको किसमें पाया जाता है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी इथाइल अल्कोहल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो कोंकण के तट पर, मालाबार के तट पर, बीजापुर में और अहमदनगर में। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मालाबार के तट पर हुआ था और मालाबार आपको केरल में पड़ता है और अली मुस्लियार के द्वारा मोपला विद्रोह 1921 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ है, उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ है। तो महिष्मती, धारा, अमरावती और उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी आपको उज्जैन है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था, यानी कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो जजिया कर मुस्लिमों पर अगर पूछता तो आपको फिरोज शाह तुगलक होता, प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने ही जजिया कर लगाया था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगवाया गया था।
ऑप्शन डी की बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और आपको कुतुब मीनार के नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 13, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? मानव के द्वारा निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं, पोलेनियम, तांबा और लोहा। तो मानव के द्वारा निर्मित प्रथम जो तत्व है आपको ऑप्शन ए यानी कि पोलेनियम है। वही तांबा की बात करें तो तांबा का निष्कर्षण क्यूप्रिक ऑक्साइड से किया जाता है और लोहा का निष्कर्षण आपको हेमेटाइट से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपके एग्जाम में वंश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्राचीन भारत में पढ़ना है ये सब वंश भी याद रखेंगे। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक किसने था? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपको ऑप्शन डी दंती दुर्ग था और सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक्ष था और कर्ण वंश के संस्थापक आपको वासुदेव था और पल्लव वंश के संस्थापक आपको श्री विष्णु थे। तो चारों वंश को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में वंश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, तारीख उल हिंद की रचना किसने किया था? तारीख उल हिंद की रचना किसने किया था? तो तारीख की हिंदी की रचना आपको अल-बिरूनी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली में स्थित अशोक स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जो दिल्ली में स्थित है अशोक स्तंभ, उसको सबसे पहले पता किसने लगाया था, इस बात को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए टी पैंथलर के द्वारा इसका पता लगाया गया था सबसे पहले दिल्ली में अशोक स्तंभ का। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? हिंदी का साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है यानी कि अकबर के शासनकाल को हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। और शाहजहां की बात करें तो आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और चित्रकला से प्रसिद्ध आपको जहांगीर थे। क्वेश्चन नंबर 18, दीवान वकूफ की रचना किसने किया था? दीवान वकूफ की रचना किसने किया था? तो दीवान वकूफ की रचना आपको ऑप्शन डी यानी कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दीवान बंदगाह, दीवान खैरात आपको फिरोज शाह तुगलक, दीवान अर्ज आपको अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 19, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? भरहुत का स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, अशोक और धर्मपाल। तो भरहुत के स्तूप का निर्माण आपको ऑप्शन सी अशोक के द्वारा करवाया गया था और सांची में जो बौद्ध स्तंभ बना है आपको अशोक के द्वारा ही करवाया गया। सांची आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, हॉर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हॉर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? लॉर्ड इरविन को, एओ हुम को, लॉर्ड डलहौजी को और लॉर्ड रिपन को। तो हॉर्मिट ऑफ शिमला एओ हुम को कहा जाता है। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना करवाया था 1885 में। उस समय भारत के वायसराय आपको लॉर्ड डॉफरिन थे। ऑप्शन ए की बात करें तो लॉर्ड इरविन का शासनकाल आपको 1926 से लेकर 1931 तक था। इरविन समझौता भी 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और लॉर्ड डलहौजी की शासनकाल की बात करें तो 1948 से लेकर 1956 तक था। इसको चर्चा मैंने कई बार किया है, जब भी आता है मैंने शासन की चर्चा किया हूँ और इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था ये भी मैंने चर्चा। खुली प्रतियोगी परीक्षा की बात इन्हीं के शासनकाल में 1853 में हुआ था। लॉर्ड रिपन की शासनकाल की बात करें तो 1880 से लेकर 1884 तक था और इनके शासनकाल में आपको नियमित जनगणना हुआ था।
ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? मैं इसका चर्चा कुछ ही देर पहले आप लोगों के बीच किया था। तो ब्राह्मणों के जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। और प्रथम बार जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। बलवान ने 1266 में गद्दी पर बैठा और उन्होंने 20 वर्षों तक गद्दी पर बैठे रहा और अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन मोहम्मद से किया था। क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल शासक के काल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता था? वहाँ पर आपसे स्वर्ण युग पूछा गया था, यहाँ पर हिंदी का स्वर्ण युग पूछा गया था, यहाँ पर खाली स्वर्ण युग पूछा जा रहा है। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, आप अच्छे से पढ़कर आंसर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी शाहजहाँ के शासनकाल के मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है और अकबर के काल के हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक था? किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक था, इस बात को पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। वही ऑप्शन ए की बात करें तो अकबर के शासनकाल में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने ही किया था। जहांगीर का मकबरा आपको लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 24, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया था? तो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया था, इस बात को पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना किया था। और अकबर ने मोजहर की घोषणा पूछेगा तो आपको 1579 में किया था और दीन इलाही स्वत की शुरुआत आपको 1582 में किया था और इलाही स्वत की शुरुआत पूछेगा तो 1583 में हुआ था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और 1556 की बात करें तो पानीपत के दूसरा युद्ध इब्राहिम लोदी और हेमू के बीच इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? राज्य के हड़प नीति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी से राज्य हड़प की नीति है। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल मैंने आपको अभी ही बताया था और यह सब शासनकाल आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की कहीं से भी संभावना नहीं रहेगी। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आपको 1905 में हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था आपको लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही हुआ था। और लॉर्ड रिपन की बात करें तो नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल में अधिक था? मुगल चित्रकला का शान किसके शासनकाल में अधिक था, इस बात को पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में था। अकबर ने जजिया कर की शुरुआत 1563 में किया था और औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेना थे। औरंगजेब ने ही तेग बहादुर की हत्या करवाया था। क्वेश्चन नंबर 28, मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन किसका रहा? मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन किसका रहा? तो मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन की बात करें तो अकबर के रहा। अकबर का शासनकाल आपको 1556 से लेकर आपको 1605 तक था। क्वेश्चन नंबर 29,
राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मैडम भिक्खाजी कामा राष्ट्रीय ध्वज के फहराने वाली पहली महिला थी, पहला भारतीय था। क्वेश्चन नंबर 30, चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो चीन की दीवार के निर्माण की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 221 ईसा पूर्व में चीन की दीवार का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का पूछा गया कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो भारत के सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, और नालंदा विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई उस समय वहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपको भागलपुर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32, दीवाने कोही की स्थापना किसने किया था? यह क्वेश्चन बिहार दरोगा प्रीलिम्स के एग्जाम में 2213 का जो पोस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। दीवाने कोही की स्थापना किसने किया था? तो दीवाने कोही की स्थापना आपको ऑप्शन सी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, जो कि एक कृषि से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो दीवाने बंदगाह, दीवाने खैरात, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। और दीवाने अर्ज की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और सिकंदर लोदी की बात करें तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में आपको सिकंदर लोदी ने ही किया था। तो ये सारे चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में किया गया है? किस अधिवेशन में? तो बेलगांव अधिवेशन आपको 1924 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। उसी में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। उसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। और पहला अधिवेशन आपको मुंबई में हुआ था 1885 में, जिसकी अध्यक्षता बेमोश चंद्र बनर्जी ने किए थे कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 34, अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। अदंतपुरी विश्वविद्यालय आपको बेगूसराय में पड़ता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। और पाल वंश के संस्थापक पूछेगा तो आपको गोपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो एओ हुम, दादा भाई नौरोजी, बेमोश चंद्र बनर्जी और महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बेमोश चंद्र बनर्जी के द्वारा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता किया गया था 1885 में। और कांग्रेस की स्थापना एओ हुम के द्वारा की गई थी। और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किया है। 1906 में उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। और गांधी जी ने 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसमें राष्ट्रभाषा को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 36, तारीख ए फिरोजशाही किसकी कृति है? तारीख ए फिरोजशाही किसकी कृति है? तो तारीख ए फिरोजशाही की बात करें तो यह जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। आपका इसका करेक्ट आंसर ए होगा। यह क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स के 67वीं के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 37, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? मैं अभी भी चर्चा इसका कुछ देर पहले ही किया है। अकबर जजिया कर को समाप्त आपको ऑप्शन सी 1564 में किया था। और तीर्थ यात्रा की समाप्त 1563 में किया था। इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया था। और मजहर की घोषणा 1579 में किया था। और 1582 में
दीन इलाही शब्द की शुरुआत किया था, और इलाही शब्द की शुरुआत पूछेगा तो 1583 होगा। और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और 1556 में दूसरा युद्ध पानीपत के हुआ था बाबर और हेमू के बीच में। क्वेश्चन नंबर 38। आज के सेशन में इस पीडीएफ में आपको मात्र 38 क्वेश्चन था, तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? नूरजहां का बचपन का नाम क्या था, इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो नूरजहां के बचपन का नाम यानी कि मेहरुन्निसा था। तो इस तरह आज 38 क्वेश्चन का जो डिस्कशन किया गया है, अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा, और लगना भी चाहिए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता आपके नज़दीक नहीं आएगी। आप जितनी मेहनत करेंगे सफलता आपको उतना ही नज़दीक आएगा। तो आप मेहनत जम के कीजिए, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मेहनत करने वाले हमेशा सफल होते हैं। सफलता की सीढ़ियाँ बहुत ही कठिनाई की सीढ़ियाँ होती है। एक दिन में सफलता की सीढ़ियाँ ना कभी किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। तो आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। नए लोग जो भी हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ वहीं पर डाला जाता है। आज मैं 118 नंबर ये वीडियो डाला हूं। अभी तक मैंने 117 वीडियो अपलोड कर दिया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएँ और सारे वीडियो को देख लें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे फिर 7 बजे शाम को लाइव ग्रुप डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।